नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के शहरों की, शहरों के लिए पानी की ज़रूरत की और किस तरह से भारत के शहर खुद ही बर्बाद कर रहे हैं पानी के स्रोतों को। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक एनजीओ की एक भारी भरकम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर किया गया है जो किसी भी भारत के शहर के वजूद के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि किस तरह से भारत के शहरों ने पानी के अपने स्रोतों को समाप्त कर दिया है और अब बहुत दूर से ये शहर पानी लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो एक बेहद महंगा सौदा है। भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेज हुई है। कई अध्ययन ये बताते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब देश की आधी से ज़्यादा आबादी शहरों में होगी। दुनिया के सबसे बड़े शहर भारत में होंगे। जाहिर है, बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरी आबादी के लिए अलग अलग सेवाओं में विस्तार की ज़रूरत होगी। इन सेवाओं में शहरी आबादी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना अभी से एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शहरों को बसाने वाले इस तथ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। इस दिशा में कई योजनाएं बन रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि पानी की सप्लाई जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती है इस्तेमाल किए गए पानी, यानी वो पानी जो इस्तेमाल के बाद नालों में बहता है, उसका क्या किया जाए। अंततः ये मल बहाव उन्हीं स्रोतों को तबाह करता है जो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में इस मसले पर ध्यान खींचती सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कुछ मुद्दे उठाए। उनके मुताबिक भारत के शहरों में करीब 40 लाख हजार लीटर पानी रोजाना नाले में जाता है। इतने पानी से 90 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है, लेकिन महज 20% पानी को ही दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। शहरों को यह समझना होगा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से दूषित पानी भी निकलेगा। इस दूषित पानी को एक जगह पर जमा करके सफाई के बाद ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। निकास की व्यवस्था शहरी नियोजन का सबसे उपेक्षित हिस्सों में से एक है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक स्वच्छ पानी के वो स्रोत जो इन महानगरों और शहरों की जीवन रेखा थे, अपना अस्तित्व खो चुके हैं या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी ही नदियां और नहरें नालों में तब्दील हो चुके हैं और जहां ताल तलैया थी वहां अब इमारतें खड़ी हैं। मेरी जो जेनरेशन है, आज ऐसी जेनरेशन है जो नदियों को उसने नाले बना दिए। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगी जो आज आपके सामने हैं। जो नदी थी और आज उसको आपने सरकारी रिकॉर्ड में भी उसको नाला बना दिया है। अगर आप मिठी नदी सोचें, मुंबई में 50 साल पहले वो नदी थी, उसके अंदर साफ पानी था, वो एक बहुत बड़ी नदी थी उस इलाके की। आज जहाँ मुंबई का, जहाँ आप अगर सरकारी रिकॉर्ड देखें तो उसमें लिखा है मिठी नाला। तो एक नदी को हमने नाला बना दिया। दूसरा, बुद्धा नाला। बुद्धा नाला थी, उसको दरिया कहते थे लुधियाना में, और आज वो बुद्धा नाला है क्योंकि उसके अंदर इतना प्रदूषण है कि उसको आप नाला ही कह सकते हैं, वो नदी नहीं है, उसको आपने मार दिया। तीसरा, मेरे शहर में, दिल्ली शहर में नजफगढ़ नाला। नजफगढ़ नाला साहिबी नदी थी जो अरावली से आती थी और यमुना में मिलती थी। जो कैनाल थी उनके नाम धीरे धीरे बदल के नाला हो गए। लखनऊ में गाजी उद्दीन हैदर कैनाल थी, वो अब नाला कहलाता। यहाँ भी जिसको वज़ीराबाद के डाउन स्ट्रीम एक बहुत बड़ा नाला है, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो भी किसी ज़माने की नदी थी जो कि धीरे धीरे उसी के बेड को नाले की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो नाला बन गया।
शहरों की आबादी बढ़ने के साथ स्वाभाविक है कि पानी की मांग बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध दोहन किया गया। नतीजा ये हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता रहा और पानी एक बड़े मुद्दे में तब्दील होता रहा। मुद्दा इतना बड़ा कि ये कई बार न सिर्फ एक शहर में रहने वाले लोगों के बीच बल्कि शहरों और राज्यों के बीच झगड़े की जड़ बना। भंडारण में भी कमी आई है, जबकि उसमें से जो निकाला जा रहा है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो इसके माने उसी तरीके से जैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट कम, विड्रॉल ज़्यादा, तो उसमें अवश्य ही फिर आगे ऐसी समस्या आती है कि वो पानी की मात्रा ख़त्म हो जाती है और वहाँ के लोगों को फिर और दिक्कत आती है। आपस में मनमुटाव बढ़ता है, पड़ोसियों में होड़ लग जाती है किसको पानी जल्दी मिले। और उसमें देखा भी गया है कि ये झगड़े दिखते हैं। बरसात में नहीं दिखते, बरसात के इमीडिएट बाद नहीं दिखते, लेकिन गर्मियों में पिछले साल के आप कभी भी अखबार उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में इन छोटे छोटे बातों पे इतने बड़े बढ़ गए हैं कि लोगों को जान तक देनी पड़ गई है। शहरों ने अपने पानी के स्रोतों को या तो समाप्त कर दिया या फिर उन्हें प्रदूषित कर दिया। हालात ये हैं कि पर्याप्त बारिश होने पर भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। भवन निर्माण और जिसको हम कहते हैं लैंड डेवलपर्स, उन लोगों ने जिस तरीके से ऐसी ज़मीनों को हथियाया है और उसको पाटा है, तो उसकी वजह से ये जो पानी के जो रिजर्वायर थे, प्राकृतिक रिजर्वायर, इनके अंदर कमी आई है। तो एक और स्रोत जिससे कि पानी भूजल बनता, उसके अंदर कमी आई है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले दिनों में कितने एजिटेशन हो रहे हैं कि वसंत कुंज की जो लेक है उसके बारे में कोर्ट तक में मामला पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। आज अगर आपको आधुनिक शहर के बारे में सोचना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एक कि मेरी जो पानी की ज़रूरत है, पहले मैं अपने जो बिल्कुल अपने परिवेश में जो चीज़ है उससे मैं कितना पानी इकट्ठा कर सकूं, उसका पानी मैं कैसे संजो सकूं। दूसरा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो निकासी का पानी है उसको मैं किस तरह से फिर से पानी में बदलाव कर सकूं, उसको इस्तेमाल कर सकें अपने खेती में, इस्तेमाल कर सके अपने बगीचे में, इस्तेमाल कर सके अपने घर के पीने के पानी में, उद्योग में। तो फिर शहरीकरण भी होगा, मगर इस शहरीकरण से हमारे पानी की तबाही नहीं होगी और दूसरी तरफ से हमारी नदियाँ नाला नहीं बनेंगी। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से शहरों ने अपने ही पानी के स्रोतों को बर्बाद कर दिया, नदियों को जहरीला बनाने का काम किया। ब्रेक के बाद देखेंगे कि अपनी पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए शहरों ने कौन सी तरकीब भिड़ाई। इंतज़ार कीजिएगा, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। तो शहरों ने इस कदर अपने पानी के स्रोतों का दोहन किया या फिर उनको प्रदूषित किया कि अब वो स्रोत या तो समाप्त हो गए हैं या उन स्रोतों का पानी इस्तेमाल लायक नहीं रहा है। शहर ताकतवर होते हैं, वो अपने आप को ज़िंदा रखना जानते हैं। शहरों ने अपनी ज़रूरत के पानी के लिए थोड़ी दूर तक नज़र दौड़ाई और ये तय किया कि जहाँ भी उसे पानी मिलेगा, बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के ज़रिए, नहरों के ज़रिए उस पानी को शहरों तक लाया जाएगा। शहरों ने पानी की अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए नहरें बनाई, लंबी लंबी पाइपलाइनें बिछाईं। हैदराबाद, मुंबई या फिर राजधानी दिल्ली, लगभग हर महानगर ने अपनी प्यास बुझाने के लिए यही रास्ता अपनाया। पानी हमको हर जगह नियंत्रित मात्रा में ही उपलब्ध है, लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके लिए इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी होता है। इंतज़ाम करने का मतलब है कहीं दूसरे से लाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जगह से पानी के जो भंडार हैं उसमें आपको अपना एक हिस्सा और चाहिए। ये कुछ हद तक तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर इसकी सीमाएं हैं और इसके अंदर दिक्कत आती है। जैसा कि हम देखते हैं गर्मियों में हमेशा दिल्ली और हरियाणा के बीच में कशमकश होती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में कशमकश होती है, और कितने सालों से कोर्ट के अंदर ये मामला उलझ रहा है और उठक पुठक होती रहती है।
अगर दिल्ली शहर है तो आज टेहरी डैम से दिल्ली शहर की आ रही है, बेंगलोर है तो कावेरी से आ रही है, हैदराबाद है तो कृष्णा से आ रही है, मुंबई है तो और भी दूर से आ रही है। तो सब शहरों की जो पानी की ज़रूरत है दूर दूर से आ रही है। शहर अपने पानी के जो स्रोत हैं उससे बिल्कुल टूट गया है, और उस टूटने के कारण आज जब वर्षा होती है तो पानी को कहीं जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। पानी के स्रोत से इन शहरों की दूरी का अगर जायजा लिया जाए तो साफ हो जाता है कि ये काफी महंगा सौदा है। महानगर मुंबई में 100 से 110 किलोमीटर दूर से पानी आता है और प्रति किलोलीटर पानी पर 10 रुपए 70 पैसे का खर्च बैठता है। राजधानी दिल्ली में यही खर्च 8 रुपए 70 पैसे है। हैदराबाद में 116 किलोमीटर दूर से पानी आता है और इसमें प्रति किलोलीटर 6.5 रुपए से लेकर 18 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। बंगलुरु में 100 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है और इसकी लागत प्रति किलोलीटर 12 रुपए 70 पैसे है। ठीक इसी तरह चेन्नई शहर में 60 से लेकर 235 किलोमीटर दूर से पानी आता है और इस पानी पर प्रति किलोलीटर 11.5 रुपए खर्च करने होते हैं। आज बेशक पैसे के दम पर शहर अपनी जरूरत के हिसाब से पानी हासिल कर रहे हैं, लेकिन पैसे के दम पर जो पानी शहर को हासिल हो रहा है उसके बंटवारे में भी भेदभाव है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इस तथ्य की तरफ ध्यान खींचते हुए कहते हैं, उनका कहना है कि पानी की कम आपूर्ति के अलावा असमान वितरण शहरों की हकीकत है। झोपड़पट्टियों में शहर की 1/4 आबादी रहती है, लेकिन उसको पानी का मात्र 20वां भाग मिल पाता है। जो पानी उनको मिलता है वो भी गुणवत्ता के मामले में दोयम दर्जे का होता है और विकल्प के तौर पर जिस बोरवेल को अपनाया जा रहा है उसने भूजल स्तर को और नीचे पहुंचा दिया है। अंततः शहरों को अपनी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नए नजरिए से काम करना होगा। वो नजरिया है पानी का समझदारी से इस्तेमाल और उसके साथ ही इस्तेमाल किए गए पानी को इस लायक बनाना कि वो नदियों में जहर घोलने के बजाय फिर काम में लाया जा सके। भारत में सीवरेज की व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई कही जानी चाहिए। बनना तो शुरू हो गए थे ब्रिटिश टाइम्स से, उसके बाद ज़्यादा जोर आज़ादी के बाद वाटर सप्लाई पर रहा। वाटर सप्लाई है और सीवरेज शहर के बीच में कहीं पुराने शहरों में है और जो नई कॉलोनी है उनमें भी थोड़ा बहुत है, मगर वाटर सप्लाई के मुकाबले में सीवरेज की व्यवस्था कम है। और अगर सीवरेज है भी तो सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था दे दी है वहाँ देख के दुख होता है कि वो चलाई नहीं जाती। तो गंदगी जो है उसके लिए सीवरेज की कुव्यवस्था जिम्मेदार है। आज स्विच सिस्टम नहीं है शहर के अंदर, और जो भी घर है वहाँ से जितना भी निकास का पानी है वो सीधा किसी नाले में जाता है और फिर नदी में जाता है। और आज जब वर्षा होती है, और आज आप देख रहे हैं, आप दिल्ली शहर में बैठे हैं जहाँ अगर आज बारिश होती है तो आपका बारिश का पानी और आपका सूएज का पानी सब आपके सड़कों पे होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आज चुनौती है ये प्रदूषण। ड्रेनेज की प्रॉब्लम ये है कि जब बरसात आती है तो पानी हर जगह भरता है, फिर जब बरसात चली जाती है तो हम सब भूल जाते हैं उसके बारे में। फिर अगले साल जब फिर पानी भरता है तो याद आता है। मगर हम ये भी देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ड्रेनेज की समस्या बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले पानी पहुँचता था उससे ज़्यादा पानी पहुँचने लगा है। अब आपने एक दफ़ा देखा होगा कि प्रगति मैदान के सामने जो बेंगलोर से उसमें जजेस वगैरह VIPs रहते हैं, वहाँ घुटनों घुटनों पानी भर गया। अब इसकी वजह क्या है? ये पानी पहले से ज़्यादा क्यों भरता है? वो इसलिए भरता है कि दरिया के अंदर सिल्टिंग हो रही है, उसकी डेप्थ कम हो रही है। अभी तक शहरों को बसाने की योजना बनाने वालों का जोर इस बात पर रहा कि शहर भर का मलमूत्र और दूषित पानी एक जगह पर एकत्र किया जाए। बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, जहां दूषित पानी को साफ करके फिर नदी में डाला जाए। अभी तक अनुभव ये बताता है कि ये विधि कामयाब नहीं रही है। मतलब ये कि सीवेज सिस्टम का केंद्रीयकरण करने के बजाय विकेंद्रीकरण की जरूरत है।
मैं ये कहूँगा कि जब तक आप सारे शहर के जलमल को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने ये समस्याएं हमेशा बड़े रूप में खड़ी रहेंगी। तो पहली बात तो ये है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, और डिसेंट्रलाइज करने के साथ साथ हमें टर्शियरी प्लांट भी लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो ETPs हैं, जिनको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, इनसे जो गंदगी नहीं निकल सकती है क्योंकि ये उनकी क्षमता के बाहर है, उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा साफ किया जाए और फिर उस पानी को डाला जाए। अगर 100 में से 25 खराब भी हैं तो 75% सक्सेस आपके हाथ में है। और अगर एक बड़ा संयंत्र बंद हो जाता है एक दिन के लिए तो आपका 100% फेलियर है। तो इन सब बातों को समझते हुए डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ टू बी टेकन एंड कंसिडर वेरी सीरियसली। दूषित पानी को साफ करके उसके इस्तेमाल को लेकर एक परंपरागत सोच के तहत ही कोशिशें हो रही हैं, और इन कोशिशों ने समस्या को सुलझाने की बजाय कुछ हद तक उसको बढ़ा दिया है। अभी का जो तरीका है वो मलमूत्र को साफ पानी के सहारे सीवेज लाइन में डालकर सीवेज प्लांट तक पहुंचाने का रहा है। इस व्यवस्था ने पर्यावरण के लिए खतरा ही बढ़ाया है। ये देखा जाता है कि इतना पानी सप्लाई कर दो, उससे इतनी सीवेज जनरेट होगी, उस सीवेज को ट्रीट कर लो और फिर खेती में इस्तेमाल कर लो। अब खेत आसपास है नहीं, शहर बढ़ता जा रहा, खेत घटते जा रहे। तो ये जो विचार है ये टिकने वाला, चलने वाला है नहीं। इलाज इसका ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए। ये मोहल्ले हैं, चाहे रोहिणी है, चाहे द्वारिका है, चाहे ये इस तरह के जो मोहल्ले हैं, बल्कि ये तो इतने बड़े बड़े मोहल्ले हैं कि इनके छोटे छोटे मोहल्ले का सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए, और जो ट्रीटेड सीवेज हो उसको फिर से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले तो घरों में फिर से इस्तेमाल किया जाए। कोई हक नहीं बनता कि जो पानी पीने के लिए बनाया गया है उससे टॉयलेट्स फ्लश किए जाए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो ट्रीटेड सीवेज हो उससे टॉयलेट्स फ्लश हो। मोटे तौर पे 1/3 कंजम्पशन घरों में और ऑफिसेज वगैरह में 2/3 से भी कुछ ज़्यादा कंजम्पशन फ्लशिंग में होता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा क्वांटिटी पानी की इस तरह से फिर से इस्तेमाल हो सकती है। और आप ये भी अंदाज़ा कीजिए कि जो पानी फिर से इस्तेमाल हो जाएगा उतने फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होगी। सीवेज ट्रीटमेंट को डिसेंट्रलाइज करना थोड़ा विस्तृत काम जरूर है, लेकिन शायद शहरों के वजूद को बनाए रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन करने से 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि आज आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत जिसके कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो है बिजली की ज़रूरत। और आप जानते हैं कि बिजली की आपके पास इतनी कमी होती जा रही है और बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपको बिजली चाहिए पानी पहले घर तक लाने के लिए, फिर आपको बिजली चाहिए निकासी के पानी को दूर तक ले जाने के लिए। और इसीलिए आज अगर दिल्ली जल बोर्ड हो या मुंबई का हो या इंदौर का हो या ग्वालियर का हो या बेंगलोर का हो या चेन्नई का हो, कोई भी इस चीज़ का दाम नहीं दे पा रहा है। और इसीलिए जब दाम नहीं दे पा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फिर जो आबादी बढ़ती जाएगी उसके लिए सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी। तो जब शहरों के अपने स्रोत समाप्त हो गए तो शहरों ने दूसरों के पानी में अपना हिस्सा मांगा। एक हद तक तो ये मांग जायज़ हो सकती है और ये मांग पूरी भी की जा रही है, लेकिन लंबे समय में अगर देखें तो ये मांग हमेशा पूरी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जाहिर है ऐसे में शहर को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोचना होगा। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे उन मुद्दों को जानने की, उन विषयों पर बात करने की जिनके ज़रिए शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो अभी तक की चर्चा में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत के शहरों में सीवेज सिस्टम के डिसेंट्रलाइज करे जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा और क्या विषय हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
सीवेज सिस्टम के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो एजेंसियां जिम्मेदार हैं उनकी भूमिका, नीतियों और सरकार की क्या भूमिका रही है और क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए एक नज़र इस मुद्दे पर भी डालते हैं। आमतौर पर नगरपालिकाएं शहर के सीवेज सिस्टम के लिए जिम्मेदार होती हैं। कई बार नगरपालिकाओं को केंद्र या राज्य सरकार से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए एक मुश्त पैसा भी मिलता है। कई बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाए भी गए हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये प्लांट अपनी क्षमता के बराबर भी काम नहीं करते। इसकी वजह है कि शहर इनकी क्षमता से बेहद ज्यादा मल पैदा करता है। इसके अलावा इनका रखरखाव भी एक मुद्दा रहता है और सबसे बड़ी परेशानी होती है बिजली उपलब्ध ना होना। ऑब्जेक्टिव हेल्थ है। हेल्थ के लिए सैनिटेशन ज़रूरी है और सैनिटेशन के जो भी अंग हैं, चाहे वो क्लीन वाटर है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, इन सब को साथ साथ इनके सिस्टम्स बनाकर चालू करने चाहिए। हमारे यहाँ एक ये भी देखा गया कि किसी सिस्टम को बनाने पर तो जो खर्चा होता है हो जाता है, उसको चलाने पर या तो इतना ध्यान नहीं देते हैं या उसके लिए उतना बजट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशंस जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि कंस्ट्रक्शंस अच्छे हैं। देश में कई और संस्थाएं हैं जो प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इन संस्थाओं को शायद और ताकत देने की जरूरत है। मैं समझती हूँ पिछले 10 साल में जितने कमज़ोर हमने अपनी संस्थाओं को बनाया है, उसी के कारण आज पर्यावरण की जो चुनौती है वो इतनी बड़ी बनती जा रही है। आज कोई भी प्रदूषण नियंत्रण संस्था को ले लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ले लीजिए, तो आपने उसके अंदर ढंग के लोग नहीं रखे, पैसा नहीं दिया, उसकी कोई भी एक ढांचा नहीं बनाया जिससे वो पूरी तरह से इस देश का जो पर्यावरण है उसके ऊपर नियंत्रण कर सके। और नदियों के बारे में तो एक और तबाही ये भी है कि कोई ये भी नहीं जानता कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेवारी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने ये है कि जो पॉल्यूट करने वाला है उसके ऊपर मुकदमा दायर करो। मैंने खुद, जब मैं यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था, तो कानपुर और लखनऊ की नगर पालिकाओं के ऊपर मुकदमा दायर किया, मगर उस मुकदमे को कुछ भी वक्त नहीं लगा स्टे मिलने में कि ये बड़ा भारी काम है और कम से कम 5 साल इनको दिया जाए ठीक करने के लिए। अब मुझे तो रिटायर हुए भी 20 साल हो गए हैं, तो अब वो 5 साल अभी ख़त्म नहीं हुए। केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस मसले से निपटने के लिए बेहतर तालमेल की दरकार है। और जहाँ तक कि इरिगेशन और वाटर मिनिस्ट्री का सवाल है, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही विषय प्रधान रहता है कि किस तरीके से पानी खेती बाड़ी के लिए दिया जाए और अधिकतर पानी का जो प्रबंधन है उसके अंदर इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट प्रिवेल करता है, न कि कोई एनवायरमेंटल या हेल्थ इस टाइप के विषय को उतनी महत्ता दी जाती है जितनी के दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से पानी को एक क्वांटिटी के हिसाब से ही उसका प्रबंधन और उसका इंतज़ाम के अंदर पूरा जोर लगता है कि डैम बना दिया जाए, यहाँ इकट्ठा कर दिया जाए, यहाँ से इतनी जगह से पानी को उस जगह डाइवर्ट कर दिया जाए। बेहतर तालमेल की जरूरत सीवेज ट्रीटमेंट के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी है। शहरों से जो कूड़ा पैदा होता है वो भी भूजल के दूषित होने का बड़ा कारण बनता है। आज भारत के शहर की एक चिन्ह है, वो अमीरियत नहीं है, वो है गार्बेज, कूड़ा कचरा। आप किसी भी शहर के पास चले जाएं, आपको पता है कि आपके पास शहर पास है, क्योंकि आपको कूड़ा दिखता है। शहर अपना जो गार्बेज है उसको या तो कंपोस्ट करे या उसको किसी तरह से उसको फिर से इस्तेमाल कर सके। जब तक ये गार्बेज का हम लोग समाधान नहीं ढूंढते, तब तक ये ज़रूर बात है कि नालों को हम लोग नहीं बचा सकेंगे और नदियों को नहीं बचा सकेंगे। डंप साइट के अंदर से जब बारिश होती है और जो उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो बहुत सॉलिड नहीं होता, उसके अंदर से पानी छन छन के नीचे की तरफ जाता है और उसके अंदर हर तरह के विकार
पानी के साथ नीचे पहुंचते हैं, जिससे कि भूजल के अंदर प्रदूषण का एक रास्ता बन जाता है और एक कारण बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा पानी की मात्रा होगी उसी तरह का पानी थोड़ा बहुत तो साफ़ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं और इस वजह से दर साल दर जो उसकी गुणवत्ता है उसके अंदर कमी आती है। नज़रिया के इस एपिसोड में निश्चित ही कुछ और बिंदुओं पर बात हो सकती थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है और हमें कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ बिंदु भर कर सामने आए हैं वो ये कि भारत के शहरों में जल निकासी या मल बहाव के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था की भी गई है वो 1/3 मल बहाव को भी ट्रीट करने में सक्षम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि सीवेज सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण किया जाए, और एक समाज के तौर पर भी हमें ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस दिशा में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार या अलग अलग मंत्रालयों या एजेंसियों का सवाल है, बेहतर तालमेल की दरकार है। नज़रिया के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।